screen is visible? Yes, sir. अब देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिकल मेथड में बेसिकली ये मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है, ये ग्राफिकल मेथड LPP, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तो बेसिकली ग्राफिकल मेथड से हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे कि हम बाकी जो मेथड यूज करते हैं जिसमें ग्राफ भी बना देते हैं, वो ध्यान से समझ लो, इसमें हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट नहीं कर देते, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्राई टू फाइंड द फिजिकल सॉल्यूशन। अभी जितने भी पॉइंट में बोल रहा हूँ, फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, कोऑर्डिनेट्स, इक्वालिटीज, नॉन इक्वालिटीज, कंस्ट्रेंट, सब कुछ आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखते हैं, इसका एक एक वर्ड एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हमें क्या मिलता है, फिजिबल रीजन मिलता है। बाकी जो मेथड यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो हमने यूज किया, हमारा वहां से ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने, या अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही फाइंड कर पाते तो वहां से कम फिजिबल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि हमें कुछ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये ग्राफिकल मेथड से भी क्या होता है, हमें यहाँ से फिजिबल सॉल्यूशन क्यों मिलता है, फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मिलता है, बाय द हेल्प ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, REGI, ठीक है। कैसे मिलता है, बाय द यूज ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन यानी कि वो रीजन जहां पर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये वो स्पेस होता है जहां पर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, सर जहाँ सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं, और वहां पर हमारे क्या हो, जहां पर फिजिबल सॉल्यूशन मिले। तो फिजिबल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारा कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी क्या करे, सेटिस्फाई। हमारा हमें क्योंकि सॉल्यूशन कहां से मिलता है, हमारा सॉल्यूशन मिलता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, डिपेंड करता है कि मैक्सिमाइजेशन का था कि मिनिमाइजेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें फाइंड आउट करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एट दिस फिजिबल रीजन से भी क्या मिलेगा, फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। और फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग ऑल द कंस्ट्रेंट, बाय यूजिंग द ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ पर्टिकुलर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत से कंस्ट्रेंट होते हैं। हां सर फिजिबल रीजन वो होता है जिसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं सारे, और सर फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सारे सेटिस्फाई होते हैं। इसमें दो चीज है। सपोज कि आपको जहां फिजिबल रीजन, सपोज आपके पास 4 कंस्ट्रेंट, ठीक है, अभी क्लियर, सपोज 4 कंस्ट्रेंट है, लेकिन फिजिबल रीजन हमें वहां मिला जहां पे हमारा 2 का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी 2 का हमारा यूज ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा क्या हुआ, कोई भी कंस्ट्रेंट हमारा जो हमारा इनइक्वालिटी साइन था वो सेटिस्फाई, ठीक है, हमारा इनइक्वालिटी साइन था सेटिस्फाई, मींस जो हमने कंस्ट्रेंट यूज किया, जरूरी है कि वो सारे के सारे हमारे फिजिबल रीजन में हो सकता है, उसमें से 3 हो फिजिबल रीजन में, बाकी फिजिबल रीजन में नहीं हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब हमें कॉमन शेडेड रीजन उनकी हेल्प से नहीं मिल पाया। कंस्ट्रेंट का यहाँ पे हेल्प यूज क्या है, कंस्ट्रेंट का यहाँ पर हेल्प है, यूज ये है कि हमें वहां पे क्या मिला है, एक कॉमन शेडेड रीजन मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉमन शेडेड रीजन, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉमन शेडेड रीजन मिल तो रहा है, बट उसमें हो सकता है कि कुछ ही कंस्ट्रेंट यूज हो रहे हो, बाकी कंस्ट्रेंट आपका क्या हो, बियॉन्ड द बाउंड्री हो, बियॉन्ड द बाउंड्री, ठीक है। ये भी है कि वहां पर आपकी जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट जहां पे लाई कर रहे हो, या कंस्ट्रेंट का जो इंटरसेक्शन हो, या कंस्ट्रेंट वहां पे सेटिस्फाई हो रहे हो, लेकिन कंस्ट्रेंट वही सेटिस्फाई होंगे। हमें देखिए, अगर सपोज 4 कंस्ट्रेंट दिए हो तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कंस्ट्रेंट वहां पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम तो तब उसको फाइंड आउट करते हैं जब ये देखते हैं कि हमारा कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है। हमें कंस्ट्रेंट, हम उस कंस्ट्रेंट को कंसीडर करते हैं जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कॉमन शेडेड रीजन ये था, और इस कॉमन शेडेड रीजन को ये कंस्ट्रेंट क्या है, उस बाउंड्री को टच करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर
पॉइंट पे उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज अगर जो उस कॉमन शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है हम उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट नहीं। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब जैसे ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा z के फॉर्म में लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा मैक्स और ऑब्जेक्टिव है तो मैक्स की होगी या मिन की होगी। मैक्स की होगी तो मैक्स की होगी, मैक्स की होगी तो लॉस मैक्सिमाइज नहीं हो रहा होगा, प्रॉफिट की बात हो रही होगी। कोई भी कंपनी लॉस को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहेगी, कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहेगी। ओके, तो क्या हो रहा होगा, मिन का है यानी कि लॉस कहीं नहीं मिनिमाइज हो रहा होगा, कोई ना कोई कॉस्ट हो सकता है मिनिमाइज हो रही हो। ठीक है, और जिनका भी कोड लिखा हुआ है प्लीज आप अपना नेम जो है रिनेम कर लीजिए, अदरवाइज मैं अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाऊंगा। IFL सर मैंने मैसेज भी किया है पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो पर्सनल मैसेज भी किया है। हाँ ओके, मैंने भी बोल दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें कि प्रॉब्लम मैक्स की थी कि मिन की थी। वो आइडेंटिफाई नहीं करना है क्योंकि ग्राफिकल मेथड में इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद क्या होगा, कंस्ट्रेंट दिए रहेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट अच्छा क्यों होते हैं, कंस्ट्रेंट हमें इसलिए, कंस्ट्रेंट हमें ये होता है कि हमें पता होता है कि हमें अपना वर्क इसी बाउंड्री के अंदर करना है, मतलब ये सिर्फ बियॉन्ड नहीं होगा। अगर कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ सब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो वहां पर आप फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और छोटा सा एग्जांपल है, अगर किसी भी बाउंड्री की हम बात करें तो अगर वहां पे क्या होते हैं कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं तो उसके अंदर आप परफॉर्म करते हैं, ये तो पता चला आपका गोल ही क्लियर नहीं है बाउंड्री लिस्ट से, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देयर इज अ कंस्ट्रेंट, देयर इज अ कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट्स को हम क्या कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज, इन लेमन लैंग्वेज हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा, कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, लिख के रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसको हम इसके सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्व। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये आपका, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एसटी को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब जो कंस्ट्रेंट आपके दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी आपके कंस्ट्रेंट दिए होंगे, जो भी आपका कंस्ट्रेंट होगा इसमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, उसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि या तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगा या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू नहीं होगा, अगर वो इक्वल बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन सा साइन होता है, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर? कंस्ट्रेंट मोर देन वन कंस्ट्रेंट, ठीक है, 3 4 5 6 7 कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने मर्ज करके लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया है, या फिर दो ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, या फिर आपका एक, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मल्टीपल भी। क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो कंस्टेंट में कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगता। ठीक है, ओके, अच्छा, जो साइन यहाँ पे लगे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। व्हाई इनइक्वालिटीज? बिकॉज़ देयर इज नो, ये इनइक्वालिटी शो करती है सर। हाँ, यहाँ पे कोई भी चीज इक्वल नहीं करता है, या क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इसलिए हम इसको इक्वलिटी इक्वल्स कभी भी नहीं लिखते, पहली चीज। दूसरा, लेस देन जो साइन होता है, लेस देन इक्वल्स टू साइन, लेस देन इक्वल्स टू साइन मतलब शेडेड रीजन बिलो द लाइन। क्या होगा, शेडेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, नोट किया करते चलते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब शेडेड रीजन आपका
अभी आपने कुछ बताया था that are also known as restrictions. रिस्ट्रिक्शन को जो है जो कंस्ट्रेंट को कंस्ट्रेंट को रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं. कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. Yes. ओके. तो पहला जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो आपका लेस देन इक्वल टू साइन है. ठीक है. कौन सा लेस देन इक्वल टू साइन? उसका मतलब क्या है? जो शेडेड रीजन होगा वो कहां पर होगा? बिलो द लाइन. ठीक है. शेडेड रीजन बिलो द लाइन, यानी कि लेस देन इक्वल टू साइन का मतलब क्या होगा? आपका जो शेडेड रीजन होगा, ठीक है, मींस शेडेड रीजन एसआर, शेडेड रीजन बिलो द लाइन. ठीक है. बिलो द लाइन. ठीक है. बिलो द लाइन. ओके. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब शेडेड रीजन अबव द लाइन. शेडेड रीजन अबव द लाइन. ठीक है. शेडेड रीजन Above the line. अबव द लाइन. शेडेड रीजन आपका क्या होगा? अबव द लाइन होगा. ठीक है. शेडेड रीजन अबव द लाइन. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है शेडेड रीजन का. अगर आपने शेडेड रीजन आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर आपने शेडेड रीजन को ही कवर नहीं किया सही से, या शेडेड रीजन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, शेडेड एरिया एंड विद इन द बाउंड्री ऑफ एरिया कंस्ट्रेंट. ठीक है. वो हमारा क्या होता है? विद इन द बाउंड्री. बियॉन्ड भी है. अगर बियॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा. वहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों? कोई इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट में आपका प्रॉफिट देखना है. आपको प्रॉफिट हुआ, आपको यही नहीं पता चला प्रॉफिट हुआ कितना. ठीक है. कि कितना हुआ और उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या लॉस हुआ कितना हुआ आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और इसके आपको तो बाउंड्री. Yes sir, जब इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाते हैं तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है. अब अनबाउंडेड मतलब यूनिवर्स में आपका जो ग्राफ है वो कहां तक जा रहा है आपको नहीं पता. ठीक है. मतलब उसकी अनबाउंडेड है तो कहीं तक उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन जाएगा. कहां पर हो जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं पता. इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके एंगल ही चेंज हो जाते हैं. उसके दोनों एंगल, दोनों कंस्टेंट या तीन कंस्टेंट सबके डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, तो आप कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं. मैक्स z इक्वल्स टू वैष्णवी. Yes sir. अटेंडेंस ले लेना. ठीक है. ले ली सर. अब एक ही सर इसमें नेम नहीं चेंज किया. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. नेम नहीं है तो नहीं मान सकते, कोई इशू नहीं है. ठीक है. आगे कंटिन्यू करो. ठीक है. सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ठीक है. क्वेश्चन है आपका है मैक्स z इक्वल्स टू मैक्स z इक्वल्स. ठीक है. इसका ये कौन सा फंक्शन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का केस है. दिस इज रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. मैक्स z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 7x2. 8x1 प्लस 7x2. ठीक है. ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट मींस रिस्ट्रिक्शंस. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है? सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है 3x1 प्लस x. क्या सब्जेक्ट टू कंस्टेंट? पहला आपका है 3x1 प्लस x2. 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 66. लेस देन इक्वल्स टू 66. ठीक है. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 66. नेक्स्ट है x1 प्लस x2
x1 plus x2 less than equals to 45. x1 plus x2 less than equals to 45. Less than equals to 45. क्लियर है? स्क्रीन पे क्लियर है ना? ओके. नेक्स्ट कंस्टेंट है x1. नेक्स्ट कंस्टेंट है x1 less than equals to 20. x1 less than equals to 20 and next constant is x2 less than equals to 40. x2 less than equals to 40. ठीक है? and नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या होना चाहिए? and x1 comma x2 x1 comma x2 greater than equals to 0. x1 comma x2 greater than equals to 0. अब यहाँ जो आपके कंस्टेंट दिए हुए हैं टोटल कितने कंस्टेंट है? यहाँ पे 4 कंस्टेंट है. 4 कंस्टेंट. ठीक है? कितने कंस्टेंट है टोटल? 4 कंस्टेंट है. क्लियर? अच्छा यहाँ सॉरी x2 है and x2 लेस इक्वल्स टू. अब 4 कंस्टेंट है मतलब यहाँ पर आपके जो 2 कंस्टेंट दिए हुए हैं जिसमें x1 x2 दिया हुआ है वो कंस्टेंट जिसमें x1 और x2 दिया हुआ है यानी कि x1 x2 इसमें दिया हुआ है यानी कि इसके आगे टोटल कितने कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? 4 कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो x1 प्लस x2 का 2 कोऑर्डिनेट होगा. x1 प्लस x2 का 2 कोऑर्डिनेट होगा. अब ये जो x1 लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट आपको पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 x2 यानी कि पहला हो जाएगा 20 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा? x1 x2 यानी कि 0 40. ठीक है? यहाँ पर आपको 4 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा. क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा 20,0. ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा x1, x2 यानी कि 0,40. इसके 2 कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर x1 की वैल्यू गिवन नहीं है. और जहां भी जिस भी कंस्टेंट में अगर केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है इसका मतलब वो केवल एक स्ट्रेट लाइन होगा आपके ग्राफिकल वैल्यू में. यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक वो स्ट्रेट लाइन होगा. क्लियर? यानी कि वो कहीं भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेगा. वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है. तो किसी भी लाइन को कनेक्ट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत होती है तभी वो लाइन कनेक्ट हो पाती है. एक लाइन हमें ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया ना? वेरी गुड. अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे. ठीक है? क्वेश्चन राइट डाउन करते रहिएगा साथ में आप लोग और मेक श्योर जहां भी कुछ कंफ्यूजन लगे आप पूछ सकते हैं. नेम शायद रीनेम कर लिया है. किसने नेम रीनेम किया है? वैष्णवी चेक कर लेना. यस सर. नेम रीनेम किया है तो प्लीज स्टार्टिंग में रीनेम कर लिया करिए जो भी है. ठीक है? उससे थोड़ा हमें पता चला कि आप क्लास भी कर रहे हैं और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी मार्क नहीं हो रही. कोई फायदा नहीं. ओके. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ठीक है? ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको इसको एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या है. ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ की वैल्यू क्या होती है? 0 0 होती है. ठीक है? यहाँ की वैल्यू क्या होती है? 0 0. जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 0 होगी. ये याद रखिएगा. दूसरा अब हम क्या करेंगे? जितने भी कंस्टेंट दिए उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. जब जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? जो सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है. कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन 3x1 + x2 = इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? x1 0 पुट कर देंगे. x1 क्या पुट करेंगे? 0 x2 की वैल्यू 66 आ जाएगी. 66 आ जाएगा. क्लियर? यस सर. x2 का कितना हो जाएगा? 66. दूसरा यहाँ पर
फिर से हम क्या करेंगे, x2 0 पुट करेंगे, x2 कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0, x2 0 पुट करेंगे और x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 33, सॉरी 22, 2 जा 6, 2 जा 6, हाँ सर, सॉरी 22, 22, ठीक है, x1 कितना आ जाएगा 22, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा आपका, पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0,66 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 22,0, क्लियर 0, 22,0, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सिस पे डिसाइड कर लेते हैं, एक्सिस यहाँ पर ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, ये x1 हो गया और ये आपका x2 एक्सिस हो गया, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें ये लगाना है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसमें जो वैल्यूज दी हुई है, जो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 66, 45, 20, 40, ठीक है, तो हमें जो कोऑर्डिनेट पे जो कॉमन डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी होगी, उसी को हमें कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कितने से स्टार्ट कर सकते हैं 0, 20, 40, 60, 80, ये कर सकते हैं, उसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी अब, ठीक है। चलिए दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 यानी कि सर 0,45, 45,0, ठीक है, 0,45 और दूसरे और 45,0, 45,0 दूसरे कंस्टेंट का हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए पहले वाले को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले वाले को हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे पहले हम असाइन कर लेते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पर होगी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया 20 ले लिया, ठीक है, 20 यहाँ पे ले लिया 60, आप लोग कॉपी में बनाइएगा, कॉन्सेप्ट है 0 दे देगा, इसलिए आपको कॉपी में देगा, यहाँ पे लिखते हैं 80, ठीक है, 80 तक वैसे जाएगा नहीं बट 80 हमने ले लिया, क्लियर, 80 हमने ले लिया। अब देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है 0,66 है, 0,66 यानी कि 60 के अब थोड़ा सा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 66 ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका उस, क्योंकि हम क्या करेंगे जो जितने भी कंस्टेंट लिखे होंगे उस कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका आया हुआ है उसी को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 22,0, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ भी हम सेम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम ही रहेंगे, यहाँ पे आपका 20, 40, 60, ऊपर लिया है ये डिफरेंस यहाँ पे 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, आप लोग थोड़ा सा इसको स्केल से बनाइएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए पहला क्या था 066 एंड 22, यहाँ पे हम सपोज, ठीक है, 066 यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 0,66, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका 22,0, तो 22 के थोड़ा सा आगे यहाँ पर आ सकते हैं 22 आ सकता है 22,0, यहाँ पे क्या जाएगा 22,0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 0,66 और 22,0 को क्या करना है कनेक्ट कर देना है, यानी कि इसको आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आप स्केल से करेंगे, I have no skill, but I'm trying to make a good line connecting all the coordinates, ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया 0,66 को और 22,0 को, क्लियर है, यस सर, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा कोऑर्डिनेट कौन है 0,45, 0,45, ठीक है, 0,45 यानी कि 40 से अबव आ जाएगा, बीच में कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ पे 50 हो गया, 50, 50, 60, तो 45 यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि ये पोजीशन आपको कौन सी होगी 0,45, 0,45 ले सकते हैं, हो गया आपका 0,45, ठीक है, और नेक्स्ट आपका है 45 का वो 0, सेम यहीं पर लेना है, ये हो गया आपका 45 का वो 0, 0, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करना है हमें, ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, स्केल से आप लोग भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसकी लाइन आपकी ये ड्रॉ होगी, क्लियर। अब दूसरा कौन सा दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ है x1 की वैल्यू 20, 20,0, x1 की वैल्यू 20, यानी कि x1 एक्सिस पे आपको जहां पे 20 लिखा है वहां से क्या जाएगा एक वर्टिकल लाइन जाएगी, कैसी लाइन जाएगी वर्टिकल लाइन, देखिए कहां पे है वो 20 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन क्या होगी वर्टिकल होगी, ठीक है, ये लाइन क्या होगी एक वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, कहां पे x1 एक्सिस पे, कहां पे होगी x1 एक्सिस पे, ठीक है, किसके लिए होगा ये आपका हो जाएगा x1 इक्वल्स टू
20 के लिए, ठीक है, x1 इक्वल्स टू 20 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 20 के लिए, क्लियर, ओके। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, x2 इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, x2 यानी कि जहां पे 40 लिखा हुआ, 40 कहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जहां पे 40 लिखा हुआ है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, वहां से क्या जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, एक इसकी होगी x2 इक्वल्स टू 40, क्लियर, यस सर, ओके। अब जितने कंस्ट्रेंट थे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अभी हमने 60% वर्क किया है, अब हम क्या किया, जितने भी आपके कंस्ट्रेंट थे उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड किया और इसी ग्राफ में इसको ड्रॉ, आप स्केल का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे तो वहां पर आपका एकदम क्लियर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, यस सर, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें किस साइन को देखना है, अब हमें साइन कौन सा साइन, ये वाले साइन, पहले कोऑर्डिनेट के लिए आपका जो पहला कंस्ट्रेंट है उसके लिए क्या साइन दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का दिया है, यानी कि जो आपका जितने भी कंस्ट्रेंट है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू है, यानी कि वो बिलो द लाइन होगी, क्या होगा उनका शेडेड रीजन बिलो द लाइन, तो शेडेड रीजन हम ले लेते हैं, शेडेड रीजन कहां हो जाएगा, बिलो द लाइन, ठीक है, सबका शेडेड रीजन कहां हो गया, बिलो द लाइन, ठीक है, केवल उसी कंस्ट्रेंट का जिसके लिए हमने उस लाइन को ड्रॉ किया, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, दूसरे का भी शेडेड रीजन कहां है, बिलो द लाइन है, ठीक है, दूसरे का भी शेडेड रीजन आपका बिलो द लाइन है, ठीक है, तो इसका हो गया, ठीक है, फिर कौन सा था आपका 45 वाला था, ठीक है, 0 से ये वाला, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका है वो 0,45 का एंड 45,0 का, ठीक है, तो आपका यहां से चलता है, हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे का, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, x2 का है 45 का ना, 45 वाला हो चुका सर, हो गया ना, x1 20 का है, x1 क्या है 20 के लिए देखिए, x1 में कितना है 20, यानी कि इसका भी क्या है लेस देन है, इसका भी क्या है लेस देन है, यानी कि इसका भी शेडेड रीजन का होगा बिलो द लाइन, शेडेड रीजन का होगा बिलो द लाइन, शेडेड रीजन बिलो द लाइन, ठीक है, इसमें शेडेड रीजन का आएगा बिलो द लाइन, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा इसको कवर करना कि शेडेड रीजन कहां है, बिलो द लाइन, ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड x2 x1 लेस देन इक्वल्स टू 20, x2 सॉरी x1 आपका लेस देन इक्वल्स टू 20, इसका शेडेड रीजन कहां होगा, इसका शेडेड रीजन कहां होगा, बिलो द लाइन, अब यहां देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जब भी इसका शेडेड रीजन बिलो द लाइन होगा, अगर कोई भी लाइन अगर x1 एक्सिस पे है तो उसका शेडेड रीजन बिलो द लाइन कहा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर वो टिल्ट होता कोई टेढ़ी लाइन होती तो आप पता कर लेते हैं अबव द रीजन, बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या होगा, अगर लेस देन इक्वल टू दिया होता है उसका शेडेड रीजन लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता तो इसका शेडेड रीजन राइट साइड में जाता, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसका शेडेड रीजन, सर ये x2 का है ना सर, 0,40 का, ये हाँ इसका है, ये इसका है x1 का है, x1 जो है लिखा हुआ है लेस देन 20 इसका है, ठीक है, x2 का तो हमने कर ही दिया, ओके वो लेस देन आपका था, ठीक है, तो हमने शेडेड रीजन सारे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो अभी तो टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है, तो इस आप लोग इसको बना ही लिए होंगे, इसी को कल हम लोग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, सारे यस शेडेड सर, रीजन हमने ड्रॉ कर लिया, इसके आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके, घर पे भी यस प्रैक्टिस सर, करिएगा, क्लियर हो जाएगा,